गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं तो दोस्तों जनसत्ता का जो है मुख्य पृष्ठ का भाग है, जिसे आप एडिटोरियल या संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पे विचार विमर्श करेंगे। तो जो आज का कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और जो आज का विषय वो है दोस्तों गरीबी नापने के नए मापदंड। इसे लिखा प्रहलाद सबनानी जी ने। तो सबसे पहले आप इस पर प्रमुखता से विचार विमर्श करिए कि गरीबी नापने के नए मापदंड। इसका कहने का मतलब ये है कि अतीत से जो अब तक जितने भी मापदंड बनाए गए हैं कि आप गरीब हैं, आप एक क्राइटेरिया है, एक व्यवस्थित रूप से जो चीज़ें बनाई गई हैं कि इन्हें ही गरीब कहा जाएगा, इन्हें ही स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, इन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा, इन्हें ही तमाम सरकारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो द्वारा इम्प्लीमेंटेशन है, इन्हीं योजनाओं का सबसे पहला हक उन्हीं गरीबों को मिलेगा। पर अब जो यहाँ पे आज हम बात करेंगे दोस्तों, ये सारे जो मापदंड बनाए गए थे वो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच जितनी बड़ी खाई हमारे भारत जैसे देश में है, मुझे नहीं लगता किसी अन्य देश में होगा। क्योंकि जो बहुत पहले से गरीब है वो गरीब ही है, और वो तब तक अमीर नहीं बनेगा जब तक दोस्तों वो किसी प्रकार का गलत कार्य ना करे। और ये वास्तविकता है। यदि आप कभी जाइए स्लम एरिया में, मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ पे एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, ऐसे तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी बेसिक जो नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। शिक्षा छोड़ दीजिए, सामाजिक स्तर छोड़ दीजिए, राजनीतिक छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए, जो परिवार 2 वक्त के खाने के लिए दर बदर भटकता है, मजदूरी करता है, कैसे कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा। और इस कोरोना काल में तो आप पूछिए मत, रोज़गार कहीं बचा नहीं है, और जो जिस योग्य था उससे भी बेलो काम कर रहा है। आज इंजीनियर लोग हैं दोस्तों, सब्जी बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है रोज़गार नहीं है। ऐसे में हमें अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, आज बात करेंगे उसमें। सर्दी हो गई है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में कमी तो आई है, पर क्या उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान की सुविधाएं ठीक से उपलब्ध हो पा रही हैं? चलिए का आंकड़ा जो भी दिया गया है कि पिछले सरकारें जो थी या पिछले जो ईयर थे उनसे काफ़ी सुधार आया है। पर दोस्तों ये बहुत बड़ी बात यह है कि इस पे भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है कि उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान की सुविधाएं ठीक से उपलब्ध हो पा रही हैं कि नहीं। स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, आप गांव में जाइए, सैनिटाइज़र के बारे में पूछिए, मास्क के बारे में पूछिए, ऐसी तमाम तरह की बेसिक चीज़ें जो मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हैं उनके बारे में जाके आप पूछिए। मैं आपको बता दूं सीरियसली, इसी कोरोना काल में जो मास्क की कीमत थी, कुछ लोग 150-150 रुपये दिए हैं, और कई जगहों पे तो मैं मानता हूँ कि लोगों ने स्वेच्छा से मास्क और सैनिटाइज़र को बंटवाया है। पर दोस्तों इसमें भी भेदभाव हुआ है। जो अंतिम व्यक्ति था, जो गरीब था, उसे नहीं मिला, किसी अन्य को मिला जो पहले से ही संबल था। क्या सरकार इन मदों में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को गरीबी आंकने के पैमाने में शामिल करती है, या केवल उनकी आय में वृद्धि के चलते ही उन्हें गरीबी रेखा के स्तर से ऊपर मान लिया जाता है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो आय है, ठीक है, मान लीजिए कोई गरीब परिवार है, जो व्यक्ति वहाँ पे कमा रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गार्जियन है, तो उसकी आय के अनुसार यदि आप गरीबी रेखा का आकलन करते हैं तो वो भी गलत है। वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप जाइए, विज़िट करिए, लोगों से मिलिए और पूछिए स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं आपको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से दी जा रही हैं या नहीं, शिक्षा आपको दी जा रही है या नहीं, मकान में तमाम तरह के जो योजनाएं आई थी वो चीज़ आपको मिला है या नहीं, मिला है तो कितना मिला है, क्या ग्राम प्रधान आपके गांव का कुछ कमीशन लिया है, या फिर अन्य जो सरकारी पदों पे विराजमान है उन्होंने क्या लिया है और लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं 12,000 रुपये उत्तर प्रदेश में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो शौचालय योजना संचालित की जा रही है हमारे प्रदेश में, उसमें यदि आप 12,000 आपके अकाउंट में आता है तो ग्राम प्रधान है, फलाने अधिकारी हैं, अरे भैया इतना मेहनत किया, ये किया, नहीं था आपका नहीं आता, फलाने का आ जाता, तो ऐसा करिए हमें 4,000, 2,000, 5,000 दे दीजिए। ये चल रहा है।
और आपको देना पड़ेगा, अन्यथा फिर इसके बाद जब आप कभी भी किसी चीज़ के अपील करेंगे तो वही लोग आपका काम नहीं करेंगे, उसके बाद आपको मजबूर होकर देना पड़ता है। भारत में 1947 में 70% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। सोचिए 1947 में 70% लोग, जबकि अब देश की कुल आबादी का लगभग 22% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। पर दोस्तों, आज़ादी के इतने दिन, इतने साल हो गए, आज भी हमारे देश में 22% जो हैं गरीब हैं। अब मुझे लगता है कि यदि आय को छोड़कर वहाँ पे बेसिक चीज़ों को देखा जाए तो 22 से ज़्यादा ही लोग गरीब मिलेंगे, पीड़ित मिलेंगे, अव्यवस्थित मिलेंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम मिलेंगे। इस पे भी सरकार की जिम्मेदारी है, देखने की आवश्यकता है। 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी, जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की आय में वृद्धि के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के कारण यह कमी देखने में आई है। उसके पीछे मुख्य कारण विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल माध्यमों पर ले जाना है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जन धन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। ये जो जनधन योजना के थ्रू जो गरीबों को अकाउंट खोला गया, उस चीज़ की मैं सराहना करता हूँ। सराहना इसलिए करता हूँ, पहले क्या होता था, जब किसी सरकारी योजना का लाभ किसी अंतिम व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति या गरीब को दिया जाता था, तो वो जो बीच में बिचौलिए रहते थे वो काट पीट के मतलब इतना कम दिया जाता था कि जिनसे उनका कार्य नहीं हो पाता था। पर दोस्तों, आज सीधे उनके डायरेक्ट उनके खाते में जा रहा है। इस चीज़ के लिए हमें देश के प्रधानमंत्री और उनसे संबंधित जो लोग नीति नियंता हैं, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। इस योजना के अंतर्गत लगभग 41 करोड़ खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं। 41 करोड़, खासकर महिलाओं के 22 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिनके खातों में आज सीधे सब्सिडी का पैसा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई, पूरा का पूरा पैसा हितग्राहियों के खाते में सीधा जमा हो रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ तो वाकई, अगर कोई व्यक्ति जनधन योजना का उपहास उड़ाता है, दुष्प्रचार करता है, तो गलत है। ये देखिए, दूरदर्शी था इस योजना का उद्देश्य कि आने वाले समय में तमाम तरह की समस्याएं यदि खड़ी हो जाती हैं तो सरकार, अब सोचिए यदि कोरोना काल में जो भी पैसा दिया गया, इससे क्या है कि जो हितग्राही हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं थी। मोबाइल में मैसेज आ गया, जो भी नंबर से कनेक्ट था, कि भैया आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो ये चीज़ें सही हैं, नहीं तो कोरोना काल में कौन किसको पकड़ेगा, कोई भी तो भाई पैसा ही लेगा। भारत उन अग्रणी देशों में रहा है जिन्होंने गरीबी रेखा को सबसे पहले परिभाषित किया। 1960 से ही भारत और विश्व बैंक इस संबंध में परस्पर चर्चा चलती आई है, और भारत में गरीबी रेखा की जो परिभाषा दी गई थी, उसी के इर्द गिर्द विश्व बैंक ने भी $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की आय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते $2 तक पहुंच गई। विश्व बैंक ने समय समय पर गरीबी रेखा को की परिभाषा में सुधार किया है। $2, चलो हद्दी हद्दा मानते हैं, ₹150, तो ये गरीबी रेखा का उदाहरण है। 2 के 2 4 6, महीने का ₹6000। खर्चा देख लिया जाए तो कितना है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों में सुधार होना चाहिए। कुछ चीज़ें 10, 20, 50 साल पहले से जो परिभाषित कर दी गई हैं, अब आवश्यकता है कि जब सारी चीज़ों का, जितने भी कमोडिटी प्रोडक्ट्स हैं सर, सबके जो मूल्य हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी के भी प्रोडक्ट में कमी नहीं आ रही है। क्या कभी आपने सुना है ये प्रोडक्ट घिसक जो इसका दाम 20 पहले था आज 15 हो गया? नहीं। जब इन चीज़ों का दाम हर साल हर महीने बढ़ रहा है तो एक्चुअल में आय भी बढ़नी चाहिए। उसके लिए सरकार को और जो भी नीति नियंता है उन्हें प्रयास करना चाहिए और इस जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को बताना चाहिए। भारत में भी शुरू में प्रति व्यक्ति कैलोरी, शहरी और ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई थी। अब देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, अलग अलग कैलोरी निर्धारण जो किया गया था। उसका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि जो गांव में लोग निवास करते हैं उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो फिजिकली, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, दिन भर इधर उधर खेतों में हल चलाना, ऐसे तमाम तरह के कार्य हैं। और उसके बाद यदि देखा जाए शहरों में, तो शहरों में लोग ज़्यादातर
मेंटली काम करते हैं, हर नहीं चलाते हैं, तो इससे क्या है उनका जो है एनर्जी लेवल है कम लगता है। खपत यानी कितनी कैलोरी के लिए किस खाद्य सामग्री का उपभोग करना होगा और उस खाद्य सामग्री को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति और कितनी आय आवश्यक होगी, उस आय को ही गरीबी रेखा माना जाता था। उस समय सोचा गया कि चूंकि अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है, इसलिए स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीब व्यक्तियों को कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी में स्वास्थ्य और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च को शामिल नहीं किया गया था। अब देखिए कितनी अव्यवस्थित योजनाएं हैं, तरीका है। मतलब सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को इंक्लूड न किया। अगर इंक्लूड किया होता तो मेरा मानना है कि जो आय है उससे ज़रूर वो बढ़ाते हैं। अभी जो $2 की बात कर रहे हैं और $5 की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा चलिए स्वास्थ्य और शिक्षा की जो जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, ठीक है, इस कमी को हम पूरा करेंगे, तो उसको काट के सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई। पर आज की स्थिति में गरीबी रेखा निर्धारित करते समय खाद्य सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। मसलन देश में शिक्षा का स्तर कितना, इस संबंध में विशेष सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध हैं और इसका कितना विकास हुआ। एक चीज़ बताएं आपको, जब शिक्षा की बात आ रही है तो आपको क्या लगता है कि गरीब जो लोग हैं वो बस 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ें, उसके बाद वो पढ़ाई ना कर पाएँ, मनपसंद जो है कि अपनी जो भी उनके मन के अंदर चल रहा है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ मास्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, क्या आपको लगता है कि $2 यदि आय है उनकी तो अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, टीचर बना पाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बना सकते हैं? तो दोस्तों आज के दौर में असंभव हुआ है। वो अलग चीज़ है कि इक्के दुक्के निकल गए, पर संपूर्ण या अंश नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी पढ़ाई जो है इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आप कल्पना करें तो भी गलत है। यदि आप गरीब परिवार से जो भी लोग भी बिलोंग करते हैं, यार यदि आपको डी फार्मा करना 1 लाख फीस, बी फार्मा करना 70,000 पर ईयर, तो ये एक तरह से जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं वो व्यवसाय बना ली हैं। उनका उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको शिक्षा पहुंचाऊं, उनका उद्देश्य ये है कि मैं कितना अभिभावकों से पैसा लूट लूं। तो ये है हमारा देश जहाँ पर किताबें सड़कों पर बिच रही हैं और जूते चप्पल शोरूम में हैं फर्स्ट क्लास। वो बना है ना, अलमारी बना हुआ है कांच का, उसमें डाला गया है सोने की सोने की माफिक। दूसरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कैसी है और क्या ये सुविधाएं सभी नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हैं? तीसरे लोगों को मकान की सुविधाएं किस स्तर पर उपलब्ध हैं? आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान की सुविधाएं अगर आसानी से उपलब्ध नहीं है तो इन्हें भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की टोकरी में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें उनकी ज़रूरत के हिसाब से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं तो इसको मुख्य मानना चाहिए और जो भी योजनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से अटैच करना चाहिए। आपको बता दें, यही जो कोरोना चल रहा है या फिर तमाम तरह की जो बीमारियां चल रही हैं, पैंडेमिक चल रहा है, सबसे ज़्यादा यदि कोई पीड़ित होगा, सबसे ज़्यादा मरेगा कोई, तो वो कौन है? गरीब ही है। इलाज के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ऐसे में वो ज़्यादातर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और जो भी 100-200 रुपया बचा रहता है वो भी लोग लूट लेते हैं। इससे गरीबी रेखा उच्च स्तर पर निर्धारित होगी और इस सीमा से कम आय वाले व्यक्तियों को भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। गरीबी रेखा का आकलन करने के तरीके को अब बदलने का समय आ गया है। वैश्विक स्तर पर गरीबी रेखा का निर्धारण सामान्यतया कम आय निर्धारित देशों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जहां आवश्यक उपभोग वाली वस्तुएं तुलनात्मक रूप से कुछ सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती हैं। इस प्रकार गरीबी रेखा भी कम आय के साथ जुड़ी जाती है, जबकि मध्यम आय श्रेणी के देशों में इतनी आय में शायद आवश्यक उपभोग वाली वस्तुएं उपलब्ध न हो पाएँ। अब भारत भी पहले कम आय श्रेणी के देशों में गिना जाता था, पर अब कम मध्यम आय श्रेणी के देशों में गिना जाता है। वैश्विक स्तर पर अब $4 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय को गरीबी रेखा का पैमाना बनाए जाने की चर्चाएं होने लगी हैं। हालांकि यह परिभाषा कम आय वाले देशों के लिए
समस्या खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के स्तर को इतने ऊंचे स्तर पर ले जाना शायद मुश्किल होगा। इसलिए इन देशों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। पर अगर सभी देश एक जैसी परिभाषा को लागू नहीं करते हैं तो फिर विभिन्न देशों के बीच गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के संबंध में आपस में तुलना करना कठिन हो जाएगा। एक और बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या विश्व बैंक और विभिन्न देशों द्वारा निर्धारित की जा रही गरीबी रेखा अलग अलग नहीं हो सकती? विभिन्न देश ही क्यों, एक ही देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में अलग अलग खर्च और आय का स्तर है? आप ही बताइए दोस्तों। जो लोग शिमला में हैं, शिमला जैसे हिल स्टेशन पर रह रहे हैं, वहाँ के गरीबों को यदि तुलना आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की तुलना मुंबई के लोगों से कर रहे हैं, देखिए बहुत समानता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अकॉर्डिंग टू स्टेट, रीजन, कास्ट, रिलीजन के अनुसार भी गरीबी रेखा का पैमाना बनाना चाहिए और ये आवश्यक है। साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी देश में गरीबी के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। अगर इस प्रकार की योजनाएं ग्रामीण इलाकों में अधिक मुस्तैदी से चलाई जाती हैं तो वहाँ गरीबी का कम स्तर देखने को मिलेगा। जैसे भारत में ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत मजबूत हो गई है, जहाँ अनाज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते ग्रामीण इलाकों में वास्तविक गरीबी कम हो गई है। शिक्षा क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार देखने में आ रहा है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में काफ़ी कमी आई है। भारत में 3 चीज़ें विश्व के अन्य देशों की तुलना में एकदम अलग है। एक, हमारे देश के गांव में निवास करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेंसिटी है, मतलब एक भूभाग पर एक निश्चित रीजन क्षेत्र में हमारे यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, ठीक है। दूसरे, कृषि पर ऐसे समझिए, एक रूम में 10 लोग हैं हमारे यहाँ, और वहीं जो लोग दूसरे रूम में 5 लोग हैं, ठीक है। दूसरे, कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। तीसरे, अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में लोग कार्यरत हैं। जहाँ कार्यरत लोगों की आय नियमित नहीं है, कृषि क्षेत्र में भी आय बदलती रहती है। इसलिए सही तरह से अन्य देशों से तुलना नहीं हो पाती है। आय को तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से आंका जा सकता है। रोजगार बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, पर अन्य सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान आदि किस स्तर पर उपलब्ध हैं, यह भी देखना होगा। इनमें शहरी और ग्रामीण इलाकों के अंतर का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान हाल ही में किया गया है। साथ ही कृषि मजदूरों के लिए ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अवसर जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी उक्त मानदंडों को शामिल करते हुए अगर गरीबी रेखा की परिभाषा बदली जाती है तो देश में विशेष योजनाएं बनाकर गरीबी को तेज़ी से दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।